हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम इज लैक ऑपरॉन, राइट। MBOI चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैक ऑपरॉन। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। ओके, तो लैक ऑपरॉन के बारे में पढ़ना है। लैक ऑपरॉन पढ़ने से पहले ज़रा उसकी हेडिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है लैक ऑपरॉन, राइट। लैक वर्ड यहां पर आ रहा है लैक्टोज से, ठीक है। सो लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज इन लैक ऑपरॉन, ऑलराइट। तो हम देख सकते हैं कि लैक्टोज का मतलब क्या होता है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। और इस लैक्टोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं या फिर इस लैक्टोज का मैं ब्रेक डाउन कराऊं, ठीक है, मैं इस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करा रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। एक मोनोसैकेराइड का नाम है ग्लूकोज और दूसरे मोनोसैकेराइड का नाम है गैलेक्टोज, ठीक है। तो लैक ऑपरॉन में लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज एंड लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। लैक्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट लैक्टोज। फिर एक और टर्म आ रहा है ओप्रॉन, ठीक है। ओप्रॉन पहली बात तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ये सिस्टम मिलता है, ठीक है। जो ओप्रॉन सिस्टम है या ओप्रॉन कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आपको ओप्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओप्रॉन का कॉन्सेप्ट अगर हम समझना है तो हम जरा ये डीएनए के पीस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। दिस इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और ये प्रोकैरियोटिक डीएनए। इस प्रोकैरियोटिक डीएनए को हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक डीएनए देखने जा रहे हैं, पहले तो मेरे पास कुछ जीन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पी ओवर हियर इज अ प्रमोटर जीन, ठीक है। पी क्या है? पी इज अ प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन कौन सा जीन होता है? वो जीन होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इट्स द जीन एट विच ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड, राइट। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है प्रमोटर पे, ठीक है। प्रमोटर के ठीक बाद मुझे एक जीन मिल रहा है जिसका नाम है ऑपरेटर जीन, ठीक है। ऑपरेटर का काम थोड़ी देर में हम समझते हैं। फिलहाल प्रमोटर, ऑपरेटर। उसके बाद तीन जीन्स और मिल रहे हैं, ये Z, Y एंड A जीन्स। ये जो तीनों जीन्स हैं Z, Y एंड A, इनको मैं स्ट्रक्चरल जीन्स बुला रही हूं, ठीक है। इनको मैंने बोला स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स हम क्यों कह रहे हैं इसे? स्ट्रक्चरल जीन्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी भी प्रोटीन के लिए, ठीक है। Z, Y और A तीनों में इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन है। Z में किसी एक प्रोटीन के लिए, Y में किसी एक प्रोटीन के लिए, A में फॉर अनदर प्रोटीन। तो ये डीएनए का सेगमेंट है। यहाँ प्रमोटर जीन मिल रहा है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। फिर मेरे पास तीन जीन्स एडिशनल है, Z, Y एंड A। दीज आर द थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स जिनमें एक पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन है, ऑलराइट। सो दिस इज द डीएनए सेगमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस लैक ऑपरॉन, ठीक है। तो हो गया रहा है मेरे पास ये एक डीएनए का सेगमेंट है। इसमें एक जीन मिल रहा है, इसका नाम है आई जीन, ठीक है। आई जीन ओवर है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। आई जीन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आई जीन में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक mRNA का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ जीन में और जीन में ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बना? ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बना, ठीक है। Now the mRNA undergoes translation, mRNA में ट्रांसलेशन हुआ और जब mRNA में ट्रांसलेशन हुआ
तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहां पर एक प्रोटीन बना। ऑलराइट, तो आई जीन था, सिंपली एक प्रोसेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई जीन में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बना, एमआरएनए में ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बन गया। ऑलराइट, अब क्या हुआ, ये जो प्रोटीन था ना, ये प्रोटीन जाके बाइंड कर गया। कहां पर जाके बाइंड कर रहा है प्रोटीन? प्रोटीन जाके बाइंड कर गया ऑपरेटर रीजन पे। पहले पूरी प्रोसेस समझिए, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली किस बारे में बात हो रही है, ओपरॉन क्या होता है, सब ऑटोमेटिकली समझते आएगा। ठीक है, अभी के लिए दिमाग में बस ये रखिए कि ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए पे कुछ जीन्स है और वो कुछ जीन्स कुछ काम कर रहे हैं। फाइन, तो हम स्टार्टिंग में आई जीन में हमने ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना दिया, एमआरएनए में ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना लिया। अब ये जो प्रोटीन बना ये गया और कहाँ जाके बाइंड कर गया? ये जाके बाइंड कर गया ऑपरेटर रीजन पे। अभी मैंने इतना सिनेरियो बताया, ठीक है। अब अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो आपको एक एंजाइम लगेगा, एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आरएनए। अब अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करता है। इट बाइंड्स एट द प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, ठीक है, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। ट्रांसक्रिप्शन करना किसमें है? ये 3 जीन्स लगे हुए हैं, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, इनका ट्रांसक्रिप्शन करना है, फिर ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि जो प्रोटीन हम बनाना चाह रहे हैं उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जेड, वाई, ए में है, ठीक है। पर उससे पहले आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आई जीन में ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है, प्रोटीन जाके बाइंड कर गया है ऑपरेटर पे, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा जेड, वाई का। तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ने कोशिश की आगे बढ़ने की, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तभी तो जेड, वाई, ए तक पहुंच पाएगा और उसका ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। पर जब आरएनए पॉलीमरेज आगे जाने की कोशिश कर रहा था तो बीच में उसे किसी ने रोक दिया, ये प्रोटीन ने रोक दिया, ठीक है। आई जीन ने जो प्रोटीन बनाया था वो प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके जुड़ा था और ये प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कह देंगे कि ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है? ये रिप्रेसर प्रोटीन है। रिप्रेसर प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? रिप्रेसर प्रोटीन इसलिए कह रहे हैं ये कि ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज कांट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है आरएनए पॉलीमरेज? क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है रिप्रेसर प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा है ऑपरेटर रीजन से, ऑपरेटर रीजन से। चलिए, तो यहां पर हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। सिचुएशन क्या क्रिएट की कि आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे अटका हुआ है। अब दिक्कत क्या हुई कि अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या जेड, वाई, ए जीन में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो पाएगी? क्या प्रोटीन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो क्या ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में जेड, वाई, ए जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें यहां पर इन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स डू नॉट एक्सप्रेस themselves. That is what we are observing over here. चलिए, तो एक सिचुएशन है। सिचुएशन में एक जीन था, उसने एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम रिप्रेसर प्रोटीन है।
ऑपरेटर में जाके बाइंड कर गया रिप्रेसर प्रोटीन, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाया, ZY अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ये हमारी एक स्थिति यहाँ पे क्रिएट हुई। अच्छा, तो और बातें हो सकती हैं। मैंने कहा आइजीन जो प्रोटीन बना रहा है वो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, राइट, इनहिबिट कर रहा है। और अगर ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, ठीक है, और उसे बना कौन रहा है, बना उसे आइजीन रहा है। आइजीन एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहा है। तो आई का मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, आई इनहिबिटर होना चाहिए या फिर इंड्यूसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से इनहिबिटर होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, जीन का एक्सप्रेशन रोक रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आई है, आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। चलिए, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब दिक्कत क्या होती है, हम ये सब पढ़ लेते हैं, हमें ये सब पता होता है, फिर भी हमें ओपरॉन का मतलब समझ नहीं आता है कि ओपरॉन क्या है इसमें, मतलब ओपरॉन क्या हुआ, है ना। हमने कहा ठीक है, कुछ हो रहा है, आइजीन है, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, एक्सप्रेशन रोक दे रहा है, दैट इज ऑल फाइन, बट व्हाट इज ओपरॉन ओवर हियर। ओपरॉन को हम थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास कितने स्ट्रक्चरल जीन्स थे, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स 3 प्रोटीन बनाएंगे, 3 प्रोटीन, राइट। अच्छा, एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है यहाँ पे नहीं होता, बाउंड ही नहीं होता, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज बढ़िया आगे बढ़ता, और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता तो ट्रांसक्रिप्शन होता, फिर ट्रांसलेशन होता, तो कितने प्रोटीन बन जाते, 3 प्रोटीन बन जाते। एक प्रोटीन Z बनाता, एक प्रोटीन Y बनाता, एक प्रोटीन A बनाता, जो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बस इतना कहना चाह रही हूं कि अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता तो एक ही बार में कितने प्रोटीन्स बनाता, 3 प्रोटीन बनाता, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को जरा कंपेयर करते हैं। यूकैरियोटिक सेल की जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है दैट इज मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मतलब वहां पर सिर्फ एक स्ट्रक्चरल जीन एक प्रमोटर के लिए होता है, ठीक है। मतलब एक प्रमोटर के अंदर कितने स्ट्रक्चरल जीन आते हैं, सिर्फ 1, ठीक है। यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, मतलब 3 पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन रखने वाले जीन्स एक ही प्रमोटर के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर ग्रुप्ड अंडर अ कॉमन प्रमोटर, ठीक है। तो इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप ओपरॉन कॉन्सेप्ट कहते हो। क्या होता है ओपरॉन? ओपरॉन होगा ग्रुपिंग ऑफ मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन, ग्रुपिंग ऑफ मोर देन 1 structural gene under a common promoter। एक ही प्रमोटर के अंदर आपने एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को रख दिया, इसी कॉन्सेप्ट को आप ओपरॉन कॉन्सेप्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, यूकैरियोटिक सेल है तो एक जीन के लिए एक प्रमोटर, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो एक से ज्यादा जीन एक ही प्रमोटर से रेगुलेट किए जा सकते हैं। दैट इज व्हाट वी रिफर टू एज ओपरॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये आइजीन, ये जो आइजीन है जिसे हम इनहिबिटर कह रहे हैं, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर में बाइंड कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ रहा है और कोई भी प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है, ZY अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे, यहां पर ये जो ओपरॉन है वो स्विच्ड ऑफ है। वाई इज ओपरॉन स्विच्ड ऑफ? क्योंकि ZYA का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी स्विच्ड ऑफ कंडीशन। फिर सवाल उठता है, क्या हमेशा लाक ओपरॉन स्विच्ड ऑफ ही रहता है? क्या कभी ZYA एक्सप्रेस नहीं होते? होंगे भाई, अगर है तो होंगे ही ना, कुछ तो यूज होगा उनका, ठीक है। तो नेक्स्ट सिनेरियो जो हमारे पास है, नेक्स्ट सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो में हम देख सकते हैं स्विच्ड ऑन कंडीशन। चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि आइजीन सिचुएटेड है, ये आइजीन है। आइजीन क्या था, इंड्यूसर या इनहिबिटर?
इट वॉज इनहिबिटर, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। इसमें कराइए ट्रांसक्रिप्शन, क्या बन रहा था? बन रहा था आपका mRNA, ठीक है। और फिर कौन सी प्रोसेस हो रही थी? प्रोसेस हो रही थी ट्रांसलेशन की। क्या बन रहा था? एक प्रोटीन बन रहा था। प्रोटीन को हम क्या कह रहे थे? प्रोटीन को हम कह रहे थे रिप्रेसर प्रोटीन। चलिए आइजीन के बारे में बढ़िया सी बात समझते हैं। ये जो आइजीन होता है ना, आइजीन हमेशा एक्सप्रेस होता ही रहता है, ठीक है। बॉडी में दो टाइप के जीन्स मिलते हैं। एक जीन्स होते हैं जो नॉन लग्जरी होते हैं, मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें हमेशा एक्सप्रेस होना ही पड़ेगा, ठीक है। उनका एक्सप्रेशन हमेशा होता रहता है, उन्हें कोई रेस्ट नहीं है, ठीक है। आई जीन नॉन लग्जरी जीन है, वो हमेशा एक्सप्रेस होता रहेगा, उसका एक्सप्रेशन कभी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली रिप्रेसर प्रोटीन बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। तो आपको यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है आई जीन के बारे में। आई जीन कैसा जीन है? लग्जरी वाला या नॉन लग्जरी वाला? भाई रेस्ट वेस्ट लग्जरी आइटम है ना, लग्जरी वाले लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोगों को रेस्ट मिलता है, ये लग्जरियस लाइफ नहीं जी रहा है, ये नॉन लग्जरी जीन है, तो ये हमेशा एक्सप्रेस करता रहेगा, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस कंटिन्यूअसली, ठीक है, या ऑल टाइम, इसमें इसका कभी एक्सप्रेशन रुकता नहीं है। कौन है वो? आइजीन। तो मुझे तो पता है भाई, आइजीन तो एक्सप्रेस होता रहेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा, उसके लिए कोई रेस्ट टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा माहौल बदल रहा है। कहां पर माहौल बदल रहा है? बैक्टीरिया। ये मान लीजिए मेरा बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में अचानक से ढेर सारा लैक्टोज आ रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में अगर लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज लैक्टोज मॉलिक्यूल्स में एंटर द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स बैक्टीरियल सेल में एंटर कर सकते हैं। अब जब लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाएंगे, तो क्या बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज आ जाएगा? बिल्कुल, बैक्टीरियल सेल में क्या आ जाएगा? लैक्टोज आ जाएगा, राइट। लैक्टोज अंदर आ रहा है। अब मैंने कहा ये रहा मेरा लैक्टोज का मॉलिक्यूल, और लैक्टोज का मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच चुका है, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन, लैक्टोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आ गया है, पहले नहीं था। जब इससे पहले वाली कंडीशन हमने देखी थी, स्विच्ड ऑफ कंडीशन, वहां पर मैंने लैक्टोज का जिक्र नहीं किया था, मतलब लैक्टोज बैक्टीरियल सेल में नहीं था। अब आ चुका है, अब पहुंच गया लैक्टोज कहां? बैक्टीरियल सेल के अंदर, ऑलराइट। तो होता क्या है आपको तो पता ही, ये रिप्रेसर प्रोटीन कहां जाने की कोशिश करता है? ऑपरेटर पे जाने की कोशिश करता है, और ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? ये रिप्रेसर ऑपरेटर को छोड़ देगा और किसके साथ निकल लेगा? भैया लैक्टोज के साथ निकल लेगा, लैक्टोज के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन किससे जाके बाइंड करे? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जा रहा है किसके साथ? लैक्टोज के साथ। मतलब इसकी पहली चॉइस कौन है? इसकी पहली चॉइस लैक्टोज है। रिप्रेसर का बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है, रिप्रेसर प्रोटीन का, उसे अगर लैक्टोज मिल रहा है तो उसके साथ बाइंड करेगा, और अगर लैक्टोज नहीं मिला उसी कंडीशन में जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा, वरना नहीं करेगा। लैक्टोज उसकी पहली पसंद है, लैक्टोज मिल गया तो उसके साथ बाइंड करा, और यहां पर बाइंड करना उसने छोड़ दिया। उसने सोचा यहां बाइंड करके कोई फायदा नहीं है, लैक्टोज से उसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो उधर जाके बाइंड कर रहा है, ना कि ऑपरेटर से। अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई। पहली वाली सिचुएशन में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड कर रहा था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब वो लैक्टोज से बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? ठीक है, अब फिर से आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने सोचा चलो ट्रांसक्रिप्शन कर लेता हूं। अब वो आया और उसने कोशिश की ट्रांसक्रिप्शन करने की, तो वो आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसे क्या कोई रोकने वाला था? नहीं था।
क्योंकि पहले तो रिप्रेसर रोक रहा था, पर अब रिप्रेसर लैक्टोज के पास। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज बड़े ही आराम से आगे बढ़ गया और आगे बढ़ के पूरी लेंथ कवर की और ट्रांसक्रिप्शन करा दिया। किसका ट्रांसक्रिप्शन करा दिया? स्ट्रक्चरल जीन्स का। ऑलराइट, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला? यहां पर हमें देखने को मिला कि अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया। जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? mRNA बना। ठीक है, mRNA बना, ये बन गया mRNA। चलिए, डीएनए था, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बन गया। अच्छा, एक्सक्यूज मी, ZYA था, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना। अब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, जिसमें प्रोटीन बनेगा। तो mRNA में चलिए ट्रांसलेशन भी करा देते हैं। पर जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा था कितने स्ट्रक्चरल जीन्स थे? 3। ZYA ग्रुप्ड अंडर अ कॉमन प्रोमोटर। अगर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थे तो इंफॉर्मेशन 3 प्रोटीन बनने के लिए। तो यहां पर कितने प्रोटीन बनते दिखेंगे ट्रांसलेशन के बाद? 3 प्रोटीन बनते दिखेंगे। ठीक है, पहला प्रोटीन जो बनेगा जिसकी इंफॉर्मेशन Z में थी उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, कहां से आई इंफॉर्मेशन? Z से आई इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा प्रोटीन जो बनेगा उसका नाम है परमिएज। परमिएज। ठीक है, कहां पर इंफॉर्मेशन थी परमिएज के लिए? Y में थी। और तीसरा प्रोटीन जो बनेगा उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। कहां पर इंफॉर्मेशन थी ट्रांस एसिटाइलेज के लिए? AG। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब मैं क्या कह रही हूं, ये कंडीशन स्विच्ड ऑन है। क्यों स्विच्ड ऑन है? कि भाई बन तो रहे, अगर बन रहे हैं तो मतलब स्विच्ड ऑन है, और अगर नहीं बन रहे मतलब स्विच्ड ऑफ है। यहां बन रहे हैं। फिर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्या हुआ कि लैक ओपरॉन स्विच ऑन हो गया, पहले तो स्विच्ड ऑफ था, ऐसा क्या हुआ? तो आपने सोचा कि रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बन रहा होगा इसलिए शायद हो गया हो। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है रिप्रेसर प्रोटीन तो हमेशा बनता ही रहता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन तो बन रहा था, पर क्या रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करा? नहीं किया। तो रीजन क्या है? रीजन क्या है स्विच ऑन होने का? रीजन ये है कि रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर रहा है, वो उसकी जगह लैक्टोज से बाइंड कर जा रहा है। ठीक है, मतलब जब सेल में लैक्टोज आया तभी पॉसिबल हो पाया कि लैक ओपरॉन स्विच ऑन हो जाए। राइट, तो लैक्टोज स्विच ऑन करा रहा है, लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन होने दे रहा है, फिर ट्रांसलेशन हो पा रहा है, जीन का एक्सप्रेशन हो पा रहा है। तो क्या कहेंगे आप लैक्टोज को? लैक्टोज को आप इंड्यूसर कहेंगे कि इनहिबिटर कहेंगे? मेरे हिसाब से उसे इंड्यूसर कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए इंड्यूसर? क्योंकि उसके आने के कारण ही ये 3 प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो पा रहा है। तो लैक्टोज इज एक्टिंग व्हाट? लैक्टोज इज एक्टिंग एज अ इंड्यूसर। ठीक है, किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है इंड्यूसर का। ऑलराइट, तो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम किया, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर गया और आरएनए पॉलीमरेज बढ़िया आगे बढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ट्रांसक्रिप्शन कराया, हमारे पास 3 प्रोटीन बन गए। ठीक है, अब प्रोटीन बने हैं तो उनका कुछ काम भी होगा। ठीक है, फालतू में तो एक्सप्रेशन कराया नहीं होगा, कोई यूज होगा तभी एक्सप्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि सबका काम क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज का, परमिएज का, ट्रांसएसिटाइलेज का। ठीक है, देखते हैं। तो मुझे बेसिकली फंक्शंस देखने हैं इन प्रोटीन्स के जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं लैक्टोज के बारे में बात करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हम यहाँ लैक्टोज काफी बार बोल चुके हैं। पहले तो मैंने जब शुरू किया था तभी मैंने कहा था कि लैक्टोज एक डाइसैकराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा तभी ये ओपरॉन स्विच ऑन होगा, वरना स्विच ऑफ रहेगा। पर लैक्टोज का सिग्निफिकेंस क्या है ना? ध्यान से समझिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए। ठीक है, क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन करके वो एनर्जी लेता है ना? जैसे हम खाना खाते हैं, मैंने मान लीजिए मैंने रोटी खाई, ठीक है, तो मैं स्टार्च खा रही हूँ, राइट?
स्टार्च मेरी बॉडी में जाएगा, स्टार्च का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होके ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज मेरी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। टर्म का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होगा, 38 एटीपी मिलेगा। मतलब मैंने रोटी खाई तो रोटी से मुझे एनर्जी मिल रही है ना, स्टार्च मैंने खाया, वो ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज से एटीपी बन गया, है ना। हम खाना किस लिए खाते हैं? हम खाना एनर्जी के लिए खाते हैं। तो कैसे हमें एनर्जी की जरूरत है या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी की जरूरत है? दुनिया जहान के सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर लैक्टोज एंटर कर रहा है तो बैक्टीरिया ये सोच रहा है कि लैक्टोज को एंटर कराते हैं, लैक्टोज से मुझे एनर्जी मिलेगी, लैक्टोज से मुझे एटीपी मिलेगा। पर क्या लैक्टोज से डायरेक्टली एटीपी मिल जाएगा या फिर लैक्टोज को पहले तोड़ना पड़ेगा? किस में तोड़ना पड़ेगा? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है। पहले लैक्टोज का ब्रेकडाउन कराना पड़ेगा। किस में ब्रेकडाउन कराना पड़ेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर वो ग्लूकोज में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और एटीपी बनेगा, ठीक है। लैक्टोज डाइसेक्राइड है, पहले उसे मोनोसेक्राइड में तोड़ेगा बैक्टीरिया, फिर ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन करके एनर्जी लेने की कोशिश करेगा। पर आपको तो पता ही है कि बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी रिएक्शंस होते हैं दे आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिना एंजाइम के प्रेजेंस के होते ही नहीं है, ठीक है। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसे एंजाइम चाहिए, या फिर मैं कहूँ हो रहे हैं तो एक्सट्रीमली स्लो हो रहा है, एक्सट्रीमली स्लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर एक रिक्वायर्ड रेट पे कराना है तो एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा कि जब लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा तो हमें एक एंजाइम चाहिए पड़ेगा। पता है एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या ये वही एंजाइम है जो लैगोप्रॉन के स्विच ऑन होने से बना? हाँ बना। नाउ इट ऑल मेक सेंस। देखिए सीधी सी बात है, जब बैक्टीरिया को लैक्टोज मिला तो उसने क्या किया? उसने लैकोप्रॉन को स्विच ऑन करा दिया, क्योंकि अब उसके पास एनर्जी सोर्स आ रहा है, लैक्टोज आ रहा है, तो वो सोच रहा है लैक्टोज आ रहा है तो लैक्टोज को तोड़ देते हैं। लैक्टोज तोड़ेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, है ना। वैसे ही क्या कर रहा था, जब लैक्टोज नहीं था तो स्विच ऑफ रख रहा था। भैया जब लैक्टोज है ही नहीं तो तुम बीटा गैलेक्टोसिडेज बना के क्या करोगे? या बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसिडेज बना के क्या करेगा, है ना। बीटा गैलेक्टोसिडेज तो उसे तब बनाना पड़ेगा जब उसके पास लैक्टोज रहेगा। तो ये बहुत स्मार्ट है, अपनी एनर्जी कंजर्व करता है। सीधे जब लैक्टोज नहीं है तो लैकोप्रॉन स्विच्ड ऑफ है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बन ही नहीं रहा है, ठीक है। और जैसे ही लैक्टोज आया उसने स्विच ऑन कर दिया, जिससे बीटा गैलेक्टोसिडेज बने और लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो पाए। बीटा गैलेक्टोसिडेज तभी बनाओ जब लैक्टोज रहे, ठीक है। तो इसने एक ऐसा मैकेनिज्म पूरा अपना लिया कि बीटा गैलेक्टोसिडेज तभी बनेगा जब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा। कोई इश्यू इस चीज में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक दूसरा हार्मोन आ रहा है, सॉरी दूसरा एंजाइम आ रहा है। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? दूसरे एंजाइम का नाम है परमिएज, ठीक है। जो कौन बना रहा है? वाई बना रहा है। परमिएज से समझ ही आ रहा होगा कुछ, परमिएबिलिटी से शायद लेना देना है, ठीक है। ये जो परमिएज है ये इंक्रीज कर देता है। क्या इंक्रीज कर देता है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी आप समझते हैं? परमिएबिलिटी वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मेम्ब्रेन की टू अलाउ सर्टेन थिंग्स टू पास थ्रू इट, राइट। जैसे ये है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ चीज पास हो सकती है, कुछ चीज पास नहीं हो सकती। तो परमिएबिलिटी डिसाइड करेगी कि कितने अमाउंट में क्या चीज पास हो पाएगी। तो परमिएज क्या करता है? परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है। किसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है? बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर परमिएबिलिटी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की इंक्रीज कर रहा है तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए किसके लिए, है ना। किसके लिए परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है? तो आसान सा आंसर है लैक्टोज के लिए।
परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, ज्यादा लैक्टोज एंटर करेगा, ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो परमिएज इज इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी। फिर बस ट्रांस एसिटाइलेज आ रहे हैं। ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसका फंक्शन थोड़ा सा वेल अंडरस्टूड नहीं है। लाकोप्रोन में क्या काम कर रहा है दैट इज एग्जैक्टली नॉट नोन, राइट। तो वी डू नॉट नो इट्स फंक्शन ओवर हियर इज अननोन। Okay, so this is your entire lacopron. To sum it up, lacopron basically 3 स्ट्रक्चरल जीन्स की ग्रुपिंग है एक कॉमन प्रमोटर में, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स में इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, और वो एंजाइम्स लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन होती है स्विच्ड ऑफ, जब लैक्टोज नहीं होता है। आई जीन पूरे टाइम एक प्रोटीन बनाता रहेगा। प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन है आपका रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा, एंजाइम्स नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही पिक्चर में आ जाता है, कौन आ जाता है पिक्चर में? लैक्टोज। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे ना जाके लैक्टोज के पास चला जाता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन चालू हो जाता है तीनों स्ट्रक्चरल जीन के। 3 एंजाइम्स बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज का ब्रेकडाउन कराएगा जिससे फर्दर एनर्जी मिल सके। परमिएज लैक्टोज को ज्यादा एंटर कराएगा। तो दिस इज हाउ द लैकोप्रोन वर्क्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।